मतलब ये कुछ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के 4 सवाल हैं जो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो इनडिफरेंस कर्व में जो चीज पेपर में टेस्ट होती है ना, दैट इज इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और डिमांड कर्व की डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। पिछले 5 साल से यही सवाल आ रहे हैं। तो अगर हम फॉलो करें इस पूरे पैटर्न को, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो नवंबर 23 का सवाल था, पेपर 4 वेरिएंट 2। अब मैं आपको ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझा रहा हूँ क्या क्या पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है, इवैल्यूएट द यूज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस टू डिराइव द डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड एंड द डिमांड कर्व फॉर द इंफीरियर गुड। ठीक है। अब एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि मेजोरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनकी इवैल्यूएशन सेम ही होती है। अब जैसे अगर हम इनडिफरेंस कर्व का हम जो भी सवाल कर रहे हैं, तो इवैल्यूएशन में तो एक कॉमन चीज तो सब में ही आ रही है, दैट इज इनडिफरेंस कर्व की बुराई। अब कुछ ना कुछ सवाल में वो कोई टेक्निकलिटी देता है जिसको आप इवैल्यूएशन में यूज करोगे, पर अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच की तरफ अगर आपको जाना है ना, तो आप क्वेश्चंस की इवैल्यूएशन को फिक्स रखो। जैसे खास करके जो थ्योरी ऑफ डिमांड का टॉपिक है, तो उसमें इवैल्यूएशन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेम ही होती है, एंड दैट इज इंडिफरेंस कर्व की बुराई है। अभी हमने रिसेंटली जून 24 का पेपर 4 वेरिएंट 1 स्लैश पेपर 4 वेरिएंट 3 अटेम्प्ट किया था, जो कि उसका एक क्वेश्चन था इंडिफरेंस कर्व में, जिसमें राइज हो रही थी आपकी प्राइस, और गिफिन और नॉर्मल गुड का केस पूछा था। अब इस सवाल में ये नॉर्मल और इंफीरियर का केस पूछ रहा है। अब इस सवाल में ना इसने बोला है कि प्राइस फॉल हो रही है, ना इसने बोला है कि प्राइस राइज हो रही है। तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपको प्राइस को बढ़ाना है या प्राइस को गिराना है। तो सबसे आसान तरीका तो मुझे जो लगता है, नॉर्मली एज ए स्टूडेंट जो मुझे लगता था, मुझे प्राइस फॉल ज्यादा आसान लगता था, तो मैं हमेशा प्राइस फॉल को ही करता हूँ। तो मैं अगर होता तो मैं प्राइस फॉल से नॉर्मल और इंफीरियर को दिखा देता। तो मैं आपको जस्ट फॉर रिविजन जो है वो ग्राफ बना के भी अभी दिखा दूंगा। तो इंट्रोडक्शन पूरा सेम है जो हमने जून 24 में देखा था। आईसी को डिफाइन करा, बजट लाइन को डिफाइन करा, हमने डायग्राम्स बनाई, हमने असम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व बताई, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया, हमने डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट दिया, हमने इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिफाइन करा। वहां पर हमने प्राइस राइज के हिसाब से डिफाइन किया था, वहां पर हमने प्राइस राइज के हिसाब से डिफाइन किया था, यहाँ पर मैं प्राइस फॉल के हिसाब से डिफाइन करूंगा। सही है। तो मैंने फिर सारी चीजें बताई। अब मुझे यहाँ पर प्राइस फॉल का, बेटा जब एक चीज बोली भी नहीं है ना आंसर में, तो वो मेंशन कभी नहीं करना। अब गिफिन उसने बोला ही नहीं, तो मैं क्यों आंसर में गिफिन लेके आऊंगा। पहले इतना लंबा आंसर होता है, और जो चीज इसने नहीं बोली और मैं वो भी करना शुरू कर दूंगा, तो बेटा आंसर तो कभी होगा ही नहीं। तो नॉर्मल गुड में अगर आपको याद हो, रट्टा हमेशा सेम ही है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर अ नॉर्मल गुड अगर हम बनाए, तो यहाँ पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड, चाहे वो प्राइस राइज हो या प्राइस फॉल हो, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट गोज इन द सेम डायरेक्शन। सही है? ये रट्टा तो फिक्स है, चाहे प्राइस राइज हो या फॉल हो, तो इस पे तो कोई दो बातें हैं ही नहीं। तो मैं जब डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं आपके लिए स्टेप्स भी यहाँ पर थोड़े बहुत लिख दूंगा। तो क्या करूंगा, सबसे पहले अपने एक्सेस खींच लो। क्या कर रहा हूँ, सॉरी, अपने एक्सेस खींच लो सबसे पहले। मैंने अपने एक्सेस खींच लिए। मैंने सबसे पहले वाई एक्सेस पे लिखा प्राइस, सॉरी, ओ लेवल की क्लास की, ओ लेवल चल रहा है मेरे दिमाग में। अच्छा, मैंने जो है सबसे पहले यहाँ पर लिखा गुड वाई, फिर यहाँ पर मैंने लिखा गुड एक्स, एंड दिस इज ऑरिजिन। सही है। फिर उसके बाद आपने क्या करा, आपने एक इनडिफरेंस कर, आपने एक बजट लाइन बनाना है, और दैट बजट लाइन विल बी ए बी। दिस इज बजट लाइन ए बी। ये आपकी बजट लाइन ए है और ये आपकी बजट लाइन बी है। तो योर फर्स्ट स्टेप विल बी टू रिड्यूस द प्राइस। सही है। तो फर्स्ट स्टेप विल बी टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एक्स। जब प्राइस ऑफ एक्स कम होगी तो बजट लाइन विल टिल्ट टू द राइट बिकॉज द प्राइस इज फॉलिंग। सही है। तो टिल्ट आएगा बजट लाइन में, तो आपकी बजट लाइन देखो टिल्ट आ गया, तो आप ए बी टू ए सी चले गए। मसला क्या होता है, मसला वही है, रियल इनकम चेंज हो जाती है। अगर आप प्राइस को कम करके टिल्ट करके ए बी से ए सी में जाओगे, तो इससे आपकी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी। सही है। रियल इनकम बढ़ने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की अजम्पशन तो यहाँ पर मीट ही नहीं हो रही है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में तो ये अज्यूम किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये अज्यूम किया जाता है कि रियल इनकम इज अनचेंज्ड। अब रियल इनकम को अनचेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रियल इनकम को अनचेंज करने के लिए रियल इनकम को कम करूंगा।
तो जब मैं रियल इनकम को कम करूंगा तो मेरा बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो रियल इनकम को कम करने के लिए आई हैव टू मेक एन इमेजिनरी बजट लाइन, और वो इमेजिनरी बजट लाइन को मैं नाम दूंगा EF। तो मैं क्या करूंगा, AC से पैरेलली पीछे आऊंगा और मैं एक और बजट लाइन बना दूंगा। और वो पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि इनकम का चेंज है। तो यहाँ पर मैंने लिखा E और यहाँ पर मैंने लिखा F। मेरा स्टेप्स अब पूरे हो गए। अब मुझे इंडिफरेंस कर्व बनाने, तो अब मेरे लिए पीस ऑफ केक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगा बजट लाइन AB और EF के ऊपर, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज अलोंग दी IC। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप बनाओ ना तो बीच में हल्का सा ये डॉट रहना चाहिए, क्योंकि उसको हमें शो करना है कि एक टेंजेंट जो है वो यहाँ पर आ रहा है और दूसरा टेंजेंट जो है वो यहाँ पर आ रहा है। बिकॉज E से E1, X से X1 इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज सेम फॉर ऑल दी गुड्स, चाहे वो नॉर्मल हो, इंफीरियर हो या गिवन हो। तो मैं इसी ग्राफ को अब जो है ना वो कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको हर जगह इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पहला स्टेप तो सेम ही होता है। तो हम एक्सप्लेनेशन में भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा एक ही बार समझाते हैं, बार बार नहीं समझाते, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हर गुड का सेम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वापसी इनकम को बढ़ाना है, क्योंकि इनकम इफेक्ट शो करने के लिए वापसी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। मैं करंटली X1 पे हूँ, मैं करंटली किधर हूँ, X1 पे। अब नॉर्मल गुड वो गुड्स होते हैं कि जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो आप अभी करंटली EF के ऊपर हो। आपने EF सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आइडेंटिफाई कर लो। तो आप अब क्या करोगे, आप क्या करोगे कि EF से बजट लाइन को राइटवर्ड शिफ्ट करोगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि वापसी इनकम को अब बढ़ाना है। तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए EF से AC बजट लाइन को वापसी बाहर की तरफ शिफ्ट करोगे। आप करंटली अभी जो हो वो X1 के ऊपर हो, क्योंकि आपने उसको ये चीज शो कर दी है कि X से X1 इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब X1 से अगर क्वांटिटी आगे जाती है तो मेरी सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बजट लाइन AC पे अपना इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी जगह पे बनाऊंगा कि मेरी क्वांटिटी X1 से आगे आएगी, बिकॉज आई हैव टू मीट दिस कंडीशन विच इज सेम डायरेक्शन। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगा, मैं एक इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगा जो कि मुझे सेम डायरेक्शन वाली चीज में हेल्प करेगा। तो दिस इज IC1, दिस इज E2, और देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल एक परफेक्ट लाइन बना दूंगा विच इज X2। और क्लियरली जो है वो मैंने उसको शो कर दिया कि देखो सब्स्टिट्यूशन और इनकम अफेक्ट सेम डायरेक्शन। अब इसके नीचे अगर आप डेरिवेशन में डिमांड कर्व भी बनाते हो तो हमें ये बात ऑलरेडी पता है, अब बार बार हमने ये सीख ली है कि नॉर्मल गुड का डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड फ्लैटर, बिकॉज इनकम का बड़ा हिस्सा ये चीजें लेके जाती हैं तो इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। तो जब भी नॉर्मल गुड का डिमांड कर्व बनाओगे तो फ्लैटर बनाओगे, अपने आंसर में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्वॉल्व करोगे। तो X एक लाइन आएगी और एक लाइन आएगी X2, क्योंकि डिमांड कर्व हमेशा टोटल इफेक्ट से बनता है। तो X से लेके X2 इज द टोटल इफेक्ट, राइट? सही है। तो आपने यहाँ पर लिखा X, यहाँ पर आपने लिखा X2। आपकी क्वांटिटी देखो कितनी ज्यादा से बढ़ रही है, तो डिमांड कर्व आप फ्लैटर बनाओ, तो फ्लैटर डिमांड कर्व बनाओ, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाओ। ये ओरिजिनल पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। पहले आपकी प्राइस थी PX और अब आपकी प्राइस है PX1। हल्की सी प्राइस गिरी, क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ी, तो क्लियरली शोज के नॉर्मल गुड के केस में एक फ्लैटर डिमांड कर्व बनता है, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो हमारी इनकम का बड़ा हिस्सा लेके जाती हैं। तो प्राइस का चेंज बहुत ज्यादा नोटिसेबल होता है। Hence the demand for normal goods is elastic. Hence the demand for normal goods is elastic. तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमने उसको दे दी। सेम चीज इंफीरियर गुड के लिए करूंगा, क्योंकि सवाल में मुझे नॉर्मल और इंफीरियर बोला हुआ था। सवाल में इससे मुझे नॉर्मल और इंफीरियर बोला हुआ था और ये नहीं बताया हुआ था कि प्राइस राइज है या फॉल है। तो मैं अपनी मर्जी से प्राइस फॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब ऑटोनॉमी मिली हुई है, उसने कुछ बोला हुआ नहीं है। सही है। तो सेम चीज अब मैं करूंगा फॉर इंफीरियर गुड। तो इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड। अब इंफीरियर गुड में ये चीज याद रखना कि इनकम के बढ़ने से डिमांड जो है ना वो गिरेगी, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सही है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सही है समी बेटा, ये सेम स्टेप्स वापस रिपीट होंगे, यहाँ देख लो वापस। अब नॉर्मल गुड का जो डायलॉग था वो डिफरेंट था, इंफीरियर गुड का डायलॉग जो है वो डिफरेंट है। इंफीरियर गुड का क्या डायलॉग है, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवेज इनकम इफेक्ट। सही, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। और जिन बच्चों को लास्ट वाले केस में थोड़ा मसला था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको वापस बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपका जो है ना वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। वापस देखो, सही है, वापस बनाएंगे। सबसे पहले वाई एक्सिस पे लिखेंगे गुड वाई, ऑल्दो मैंने कॉपी भी कर लिया था, मैं फिर भी बना लेता हूँ। गुड वाई गुड एक्स ओरिजिन, एक बजट लाइन बनेगा AB। प्राइस को कम करोगे तो बजट लाइन हो जाएगा AC।
अब मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे कंफ्यूज हैं, जब मैं AB से AC गया तो रियल इनकम क्या हो रही है? भाई देखो, प्राइस ऑफ एक्स गिरेगी तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ एक्स तो बढ़ेगी ना, तो मैंने बढ़ा के दिखा दी। B से C इज अफोर्डेबिलिटी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, रियल इनकम तो बढ़ चुकी है। मसला ये है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि रियल इनकम को अनचेंज रखो, तो रियल इनकम को वापसी कम करूंगा। जब कम करूंगा तो पैरेलली पैरेलली AC से पीछे आऊंगा। जब कम करूंगा तो पैरेलली AC से पीछे आऊंगा। एक इमेजिनरी बजट लाइन बनानी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने EF लिख दिया। वापस से एक जो है वो क्या करूंगा, इनडिफरेंस कर्व बनाऊंगा, जो कि बीच में जगह छूटनी चाहिए, वरना ग्राफ सही नहीं है। ये इनडिफरेंस कर्व दो अलग बजट लाइन से टेंजेंट हुआ हुआ है। जब मैं एज अ स्टूडेंट अपना पेपर देने जा रहा था ना, तो अपने पेपर से पहले 15 बार मैंने इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन के ग्राफ्स बनाए थे, और इत्तेफाक से वो पेपर में आ गया था, और मैंने 2 मिनट में पेपर में बना लिया था। तो आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बार बार ये ग्राफ्स बनाओगे तो आपसे बनेंगी। सही है। तो x से लेके x1 इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सही। अब क्या करेंगे? सही, अब क्या करेंगे? अब जो है मैंने डायलॉग तो आपके सामने लिख दिया है। डायलॉग क्या था? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवेज इनकम इफेक्ट, और ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। कौन सा डायरेक्शन होगा? क्योंकि आउटवे का मतलब यही है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं करंटली x1 पे हूं, मेरा बजट लाइन अभी ये है, और मैं इनकम को बढ़ाऊंगा, तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या होनी चाहिए? इंफीरियर गुड की डिमांड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सही है। दोनों पे बनता है ना, एक ही इंडिफरेंस पे दोनों से टेंजेंट होता है। समीर, मुझे लग रहा है आपको टॉपिक बेटर रिवाइज नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही कंफ्यूज लग रहे हो। काइंडली ये टॉपिक पहले रिवाइज करो। सही है। तो x से x1 इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैं करंटली x1 पे हूं, माय बजट लाइन इज EF। जब बजट लाइन मेरा बाहर की तरफ शिफ्ट होगा तो मैंने इनकम को बढ़ा दिया है, मुझे x1 से पीछे आना है। पर मुझे x1 से इतना पीछे आना है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हेवी लगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बताऊं पॉइंट का लगाऊंगा, यहां पर लगाऊंगा। ये देखो, मैंने अभी से यहाँ पर लाइन खींच दी। ये देखो, मैंने अभी से यहाँ पर लाइन खींच दी, मैंने यहाँ पर x2 लिख दिया, क्योंकि मुझे आउटवे करके दिखाना है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ग्रेटर है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंडिफरेंस कर्व बनाओगे इस पॉइंट के ऊपर। दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, दिस इज योर इक्विलिब्रियम E2। एक और चीज नोट करना, इंफीरियर गुड का जो डिमांड कर्व है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप टोटल इफेक्ट में देख लो, क्वांटिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? टोटल इफेक्ट में क्वांटिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। टोटल इफेक्ट में क्वांटिटी बढ़ रही है। केस प्राइस फॉल का है, पर क्वांटिटी देखो कितनी कम से बढ़ रही है। तो इंफीरियर गुड का डिमांड कर्व बनता तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, पर स्टीपर बनता है। तो क्या करोगे? डेरिवेशन खींचो नीचे। दिस इज प्राइस ऑफ एक्स, दिस इज क्वांटिटी ऑफ एक्स, दिस इज ओरिजिन। एक्स को नीचे लेके आओ, x2 को नीचे लेके आओ। देखो क्वांटिटी का कितना छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि भाई डिमांड कर्व इनका स्टीपर है, इन इलास्टिक है। डिमांड कर्व इनका स्टीपर है, इन इलास्टिक है। px px1, प्राइस ज्यादा से गिरी, क्वांटिटी कम से बढ़ी, तो इन इलास्टिक डिमांड है। क्या है? इन इलास्टिक डिमांड है। क्यों इन इलास्टिक डिमांड है? पीईडी को इन्वॉल्व करो, बोलो भाई इंफीरियर गुड आर चीपर गुड्स, इंफीरियर गुड्स आर चीपर गुड्स, जो कि आपकी इनकम का इतना बड़ा हिस्सा नहीं लेके जाती। इसका मतलब जब एक चीज आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा लेके नहीं जा रही, और उसकी प्राइस अगर चेंज हो भी जाती है, तो प्राइस चेंज वोंट बी नोटिसेबल। और अगर प्राइस का चेंज नोटिसेबल नहीं है, तो एज अ कंज्यूमर आप इतना ज्यादा वो भी नहीं करोगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड इंफीरियर के जो डिमांड कर रहे हैं वो डिफरेंट है। जून 24 के पेपर में मैंने आपको इवैल्यूएशन बड़ी डिटेल में समझाई थी, एंड वही सेम इवैल्यूएशन का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे, वही सेम इवैल्यूएशन, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आपको अब इस क्वेश्चन 1 का आंसर दिखाऊं, तो हमने सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन किया, और मैंने डिफाइन करते साथ ही जो है ना ये 5 डायग्राम्स बना दिए। अब यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ, देयर इज एन ऑप्शन टू स्किप दीज 2 डायग्राम्स। देयर इज एन ऑप्शन टू स्किप दीज 2 डायग्राम्स। अगर आपको डायग्राम 1 2 नहीं बनानी है, आप ना बनाओ, टेंशन नहीं है। अगर आपको डायग्राम 1 2 नहीं बनानी, आप ना बनाओ, आप डायग्राम 3 में ही बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को इनकॉर्पोरेट करके अपनी एक्सप्लेनेशन में उसको बता दो। ठीक है जी बेटा, जाहिर सी बात है, ऑलरेडी अपलोडेड है वैसे मेरे हिसाब से। सही है।
तो आपने पहले इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन करा, आपने जो है वो बजट लाइन को डिफाइन करा, आपने ये ग्राफ सारे एक साथ ही बना दिए, क्योंकि तरीका यहाँ पर यही है, तरीका यहाँ पर यही है कि कह सकते हैं आप, तरीका यहाँ पर यही है कि आपको ना ग्राफ एक ही बार में बनाने हैं, पेंसिल स्केल एक ही बार में उठाना है, डायग्राम्स की नंबरिंग करनी है और फिर जो है ना वो आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करनी है। डायग्राम 3 आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो कर रहा है बेटा, ये जो आप हर ग्राफ में टेंजेंट कर रहे हो आईसी और बजट लाइन को, तो उसको पहले समझाओ तो सही कि ये टेंजेंट का मतलब क्या है। सही है, तो एक लॉजिकल मैनर में आपका आंसर जा रहा होगा। सही है, रेहान बेटा ग्रुप पे मैसेज करेगा दिया। सही है, फिर आपने बजट लाइन को डिफाइन करा, फिर आपने इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस को बताया, फिर आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरा समझाया, फिर उसके बाद आपने क्या करा, देखो अब तरीका क्या है, तरीका क्या है, तरीका ये है कि आपने डायग्राम 4 एंड 5 की लेबलिंग को बिल्कुल सेम रखना है। आपने डायग्राम 4 एंड डायग्राम 5 की लेबलिंग को बिल्कुल सेम रखना है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी एक्सप्लेन्ड ओनली वंस। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सिर्फ एक ही बार समझाओगे आप, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज सेम फॉर ऑल द गुड्स। सो इफ यू कीप द लेबलिंग ऑफ दीज टू डायग्राम सेम, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने अपने आंसर में, आप देखो मैंने किस तरह करा हुआ है, डायग्राम 4 एंड 5 एज शोन इन डायग्राम 4 एंड 5, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पूरा समझा दिया। इनकम इफेक्ट अलग अलग समझाओ, क्योंकि एक का इनकम इफेक्ट डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है। तो देखो, एक का इनकम इफेक्ट डिफरेंट समझाया, दूसरे का इनकम इफेक्ट डिफरेंट समझाया, फिर उसके बाद में अपनी इवैल्यूएशन पे आ गया, और इवैल्यूएशन पे मैंने जो है वो उसको ये चीज बता दी कि भाई ये जो इनडिफरेंस कर्व है, ये अज्यूम कर रहा है, क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड है, ये अज्यूम कर रहा है कि कंज्यूमर्स बिहेव रैशनली, दे डू नॉट। सही है, फिर आप उसको ये भी बोलो कि फॉल इन प्राइस से डिमांड नॉर्मल और इंफीरियर की दोनों बनती है, और गिफिन की तो खैर बढ़ती भी नहीं है, गिफिन का तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो ही नहीं हो रहा, तो कौन सा गुड नॉर्मल, इंफीरियर और गिफिन है, ये रियलिटी में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। याद है ना, एएस लेवल में जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते थे, तो उसमें एक पॉइंट आपको सिखाया गया होगा इवैल्यूएशन का, कि भाई वाईडी इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। कोई गुड मेरे लिए नॉर्मल है तो शायद आपके लिए इंफीरियर होगा। सही है, गिफिन गुड हर बंदे पे अप्लाई नहीं होता, गिफिन गुड आर कंज्यूम्ड बाय दोस पीपल हु आर वेरी पुअर, क्योंकि वेरी लो क्वालिटी गुड्स होते हैं गिफिन। सही है, तो ये जजमेंट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा गुड किया है। दूसरा, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच इज थियोरेटिकल एंड कॉम्प्लेक्स। सही है, एक इनडिफरेंस कर्व पे सारे कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, अगेन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इनडिफरेंस कर्व अज्यूम कर रहा है, ये थ्योरी अज्यूम कर रही है कि तुम ओरिजिन से जितना दूर होगे तुम्हारी सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाएगी। याद है, द फर्दर द इंडिफरेंस कर्व इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, द मोर द सेटिस्फैक्शन। तो क्या रियलिटी में हम ये डायग्राम बना के अपने करते हैं डिसाइड कि कौन सा गुड कंज्यूम करना है या कौन सा नहीं करना। फिर मैंने ना एक रीसेंट मार्किंग स्कीम जो जून 24 की मार्किंग स्कीम थी ना, और एग्जामिनर रिपोर्ट थी, तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात मेंशन की हुई थी कि बच्चे जो है ना वो स्लोप ऑफ एमआरएस और पीईडी की बात नहीं करते। तो मैंने जब जून 24 का पेपर आप लोगों को कराया था, तो वहां पर मैंने इसके बारे में बात की थी। अगर आप भूल गए हो कि मैंने क्या बात की थी, तो आप काइंडली वो एंडिंग का पार्ट देख लेना उस क्वेश्चन का, मैंने वो पैराग्राफ भी आपके लिए यहाँ पर डाल दिया है। तो दिस पैराग्राफ कैन बी एडिड इन योर इवैल्यूएशन। नाउ आई हैव रिटन अराउंड 6 पॉइंट्स इन इवैल्यूएशन, तो आपको 6 के 6 नहीं लिखने हैं, आपको कोई 3 लिखने हैं। इवैल्यूएशन में 3 पॉइंट्स आते हैं विद द कंक्लूजन। कंक्लूजन इज नॉट पार्ट ऑफ योर इवैल्यूएशन। ये मत समझना कि मैं 2 पॉइंट इवैल्यूएशन के लिख दूंगा और 1 कंक्लूजन लिख दूंगा तो मेरे 3 पॉइंट काउंट हो जाएंगे। कंक्लूजन इज नॉट ऑफिशियली रिक्वायर्ड। सही है, सीआई के पैटर्न में कंक्लूजन इज नॉट ऑफिशियली रिक्वायर्ड, यू जस्ट हैव टू इवैल्यूएट योर आंसर। कंक्लूड तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। मतलब जब एक किताब आप पढ़ते हो तो उस किताब के एंड में उसकी समरी लिखी हुई होती है। अब ये 20 मार्क का एक ऐसे है, आपको सवाल की स्टेटमेंट को कंक्लूड तो करना ही है ना, कि जो हमने बातें करी है ओवरऑल समराइज कर दो 2-3 लाइन में। तो इससे आपका आंसर का स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, इससे आपके आंसर का लेवल इंप्रूव होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये नवंबर 23 का था। अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक और सवाल दिखाऊं, दिस इज क्वेश्चन 2। बेटा पैराग्राफिंग, पैराग्राफिंग बेटा ये तो मैं ना पहले दिन से सिखा रहा हूँ भाई। ये देखो, ये जो पैराग्राफिंग मैंने करी हुई है ना, ये आपने भी करनी है। 2-2 लाइन के भी पैराग्राफ बनाओ। एक पैराग्राफ में 3 इवैल्यूएशन के पॉइंट्स कभी जिंदगी में मत लिखना बेटा, A2 लेवल के बच्चे हो, ये हरकत तो करना ही नहीं। मिस हो जाते हैं पॉइंट्स, मिस हो जाते हैं भाई। एक 20 मार्क का आंसर एक एग्जामिनर पढ़ रहा है, दिन में 100 पढ़ता है। एक ही पैराग्राफ में सब चीजें घुसेड़ दोगे ना, तो उससे मिस हो जाती हैं चीजें। क्यों रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ते हैं, मतलब रीचेकिंग में मार्क्स क्यों बढ़ते हैं, इसका मतलब इनसे गलतियां होती है ना, तो आप उसको कोई मौका ही ना दो।
आप उसको कोई मौका ही ना दो, आप उसके लिए चीज आसान करो भाई, डायग्राम भी क्लियर बनाओ, नंबरिंग भी डायग्राम्स की सही करो, पैराग्राफिंग भी सही करो। आप उसको क्यों मौका दे रहे हो? ये आप उसको क्यों मौका दे रहे हो? ये बेटा अभी काम की बातें कर लेते हैं, तुम लोग फालतू सवाल पूछ रहे हो कि सर ये ऐप में है कि नहीं है। भाई होगा, जाहिर सी बात है होगा, ऐप में नहीं भी होगा तो रात में डल जाएगा, अभी सीख तो लो पहले। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है ये? कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जितने पैराग्राफ बनाने बनाओ, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम assess whether the indifference curve theory accurately explains that the demand for a good will always increase when the price of a good falls। कह रहा है कि क्या एक गुड की डिमांड हमेशा गिरेगी, और क्या एक गुड की डिमांड हमेशा बढ़ेगी जब उसकी प्राइस गिरेगी? तो आप अग्री करो, हाँ भाई ऐसा ही होता है। पूरा आंसर आपका नवंबर 23 वाला यहाँ पर छप जाएगा। पूरा नवंबर 23 जो क्वेश्चन 1 था, पूरा क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ पर छप जाएगा। बस एक चीज इवैल्यूएशन में आपको करनी है और वो गिफिन का जिक्र करना है। ऊपर वाले सवाल में गिफिन के जिक्र करने की जरूरत नहीं थी, पर इस सवाल में गिफिन के जिक्र करने की जरूरत है। अब इस सवाल में गिफिन की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड टू मेंशन गिफिन हियर? मैं क्यों गिफिन मेंशन करूंगा यहाँ पे? मतलब ऐसी क्या इसने लाइन यहाँ पर लिखी हुई है जिसकी वजह से मुझे गिफिन का जिक्र करना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा वर्ड यहाँ पर इसने यूज किया जिसकी वजह से मुझे गिफिन का बताना पड़ेगा इवैल्यूएशन में, वरना मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे इवैल्यूएशन में? ये ऑलवेज का जो वर्ड है, ये ऑलवेज का जो वर्ड है ना, इसकी वजह से हो रहा है। ये कह रहा है कि डिमांड हमेशा बढ़ेगी, यहां से इसने मुझे हिंट दे दी कि वी नीड टू मेंशन गिफिन इन द इवैल्यूएशन। अब क्या मैं गिफिन का डायग्राम भी बनाऊंगा? इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं। मैं खाली गिफिन का एक पैराग्राफ दे दूंगा छोटा सा, मैं गिफिन का खाली एक पैराग्राफ दे दूंगा, बाकी फिर मैं जो 3 इवैल्यूएशन के पॉइंट्स हम लिखेंगे उसमें से कोई 2 लिख लेंगे, क्योंकि एक इवैल्यूएटिव कमेंट तो गिफिन हो जाएगा। तो एक इवैल्यूएटिव कमेंट अगर गिफिन है तो बाकी 2 इवैल्यूएशन में इंडिफरेंस कर्व की बुराई बता दूंगा, बाकी इंडिफरेंस कर्व की मैं बुराई बता दूंगा, और फिर आपका आंसर को कंक्लूड कर दूंगा। तो डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखें तो देखो ग्राफ्स वगैरह सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राफ्स वगैरह सब सेम है, एक्सप्लेनेशन भी पूरी सेम है, डायरेक्ट इवैल्यूएशन दिखा रहा हूं, ये देखो। सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ यहाँ पर आ रहा है, तो ये पैराग्राफ तो लाजमी आपकी इवैल्यूएशन में होना ही होना है। अब इसके बाद जितने भी पैराग्राफ्स हो उसमें से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा डालना है कौन सा नहीं डालना है, उसमें से फिर आप डिसाइड करोगे कौन सा डालना है कि कौन सा नहीं डालना। इलास्टिसिटी और स्लोप वाली भी बात यहाँ पर आप कर सकते हो अगर अपने आंसर के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है। तो ये इसका ईयर मुझे नहीं पता, ये पुराने पैटर्न का सवाल है 25 मार्क का, जिसको मैंने 20 मार्क का किया है। ठीक है, तो इसका जिस सवाल के आगे ईयर नहीं लिखा हुआ ना, तो आप समझ जाओ कोई पुराने पैटर्न का क्वेश्चन है जिसको मैंने 20 मार्क का किया है। ये तो 2 भी हमारा हो गया। तो 3 में देखो क्या कह रहा है, 3 में क्या कह रहा है? Assess whether indifference curve can be used to analyze the effects of a fall in price of a good on the demand for both a normal good and a given good। कह रहा है असेस करो यूजिंग इंडिफरेंस कर्व्स, क्या इंडिफरेंस कर्व फॉल इन प्राइस ऑफ अ गुड ऑन डिमांड फॉर बोथ नॉर्मल और गिवन शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 1 और 2 एग्जैक्ट, मतलब जो क्वेश्चन 1 है ना, क्वेश्चन 1 जो था जिसमें आप नॉर्मल इंफीरियर बता रहे थे, पूरा आंसर सेम है, बस इंफीरियर को माइनस करके गिवन डाल दो। जो क्वेश्चन 1 था ना, पूरा सेम आंसर है, इंफीरियर को माइनस करके गिफिन बीच में डाल दो। तो गिफिन का देखो मैं डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। गिफिन का डायलॉग याद है? गिफिन का डायलॉग क्या था? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट देखो ऑलरेडी हुआ है, सवाल फॉल इन प्राइस का है तो मैंने देखो फॉल का ही बनाया हुआ है। पूरा क्वेश्चन 1 वाला आंसर छपेगा, पूरा क्वेश्चन 1 वाला आंसर छपेगा, सिर्फ इंफीरियर को माइनस करके गिफिन डाल दूंगा। गिफिन का डायलॉग क्या था? इन द केस ऑफ गिफिन गुड, इनकम इफेक्ट आउटवेज सब्सटीट्यूशन। तो क्या करूंगा, इधर बनाऊंगा, ये रहा IC1 E2 X2। तो X से X1 इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट,
और X1 से X2 आप देखो पूरा आउटवे कर गया। ठीक है, डिमांड कर्व जब बनाओगे यहां पर लिखोगे प्राइस ऑफ एक्स, एक्स और X2 से बनेगा। आप देखो एक्स और X2 में क्वांटिटी क्या हो रही है, टोटल इफेक्ट में क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और प्राइस फॉल का केस है, प्राइस फॉल का केस है। तो सिंपल पता चल गया लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है, अपर स्लोपिंग डिमांड कब बनेगा। नॉर्मल का मैं नहीं बना रहा, ऊपर हमने बनाया था बेटा, इमेजिनरी बजट लाइन ऐसी ही बनेगी लाजमी तौर पे। बेटा ये टॉपिक तो ऐसा है जो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ये आए तो आंखें बंद करके पेपर में शुरू कर देना, और तू छोड़ने की बातें कर रहा है ये टॉपिक, तो क्या करेगा क्या। इतना टाइम आपके पास पड़ा है, 22 मई को आपका पेपर है और आप अभी से टॉपिक छोड़ने की बातें कर रहे हो। बेटा इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे ना अगर, नवंबर में बैठना पड़ेगा वापस। ये ये अगर इसका आंसर मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन नंबर 3, कहा बेटा मेरा आंसर आपके सामने है, अगर आपने मेरे आंसर का 80% भी मैच कर लिया यू आर गुड टू गो। लेंथ वगैरह तो ये मैं कभी बता ही नहीं सकता, हर बच्चे के अपने ऊपर होता है। वो कुछ बच्चे 2 पेज का आंसर भी लिख के फुल मार्क्स लाते हैं, तो वो तो एग्जामिनर के चेकिंग के ऊपर है, ये वो क्वेश्चन के ऊपर है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है असेस वेदर इन डिफरेंस कर्व्स कैन बी यूज्ड टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ गुड ऑन द डिमांड फॉर बोथ अ नॉर्मल एंड गिवन। तो मैंने गिवन का भी डायग्राम आपको बना के दिखा दिया है, नॉर्मल को ऑलरेडी हमने सीख लिया है, पूरा आंसर सेम है, इवैल्यूएशन भी सेम है, तो ये आपका जो है वो पूरा हो गया है। फिर आप ये देखो एक और आखिरी सवाल जो अगेन जो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, ये हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस जून 24 का सवाल जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज राइज इन प्राइस ऑफ नॉर्मल एंड गिवन, विच इज राइज इन प्राइस ऑफ नॉर्मल एंड गिवन। अब आप देखो इन सारे सवालों में हमने प्राइस फॉल के सारे केसेस कवर कर लिए, विच इज नॉर्मल, इंफीरियर एंड गिवन, सही है। तो हमने सारे केसेस कवर कर लिए प्राइस फॉल के। प्राइस राइज के 2 केसेस हमने जून 24 पेपर 4 वेरिएंट 1 में कवर किए थे, तो वापस उसकी वीडियो देख लो अगर आपको देखनी है तो, सही है। ये सवाल हम उसमें कर चुके हैं, मैं वापस नहीं करा रहा हूँ। हाँ इसका आंसर इस फाइल में है विद इवैल्यूएशन, सही है। सिर्फ एक केस हमारा रह गया प्राइस राइज का इंफीरियर गुड, मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ऑल केसेस आर कवर्ड ऑफ प्राइस फॉल एंड राइज एक्सेप्ट इंफीरियर गुड, राइट दैट एज वेल। सिर्फ इंफीरियर का राइज इन प्राइस का केस रह गया है, वो भी मैंने अलग से इस फाइल में आपके लिए लिख दिया है। तो क्वेश्चन 4 का भी पूरा आंसर यहाँ पर है, जुलाई का आंसर भी पूरा अपडेट हो चुका है पोर्टल पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने यहाँ अलग भी डाल दिया है। और फिर मैंने देखो इंफीरियर का प्राइस राइज का अलग से डायग्राम भी बना दिया है और उसकी भी एक्सप्लेनेशन लिख दी है, ठीक है। तो आपके पास पूरा टॉपिक इस फाइल में कवर्ड है। तो पूरी जब तैयारी आपकी हो जाए टॉपिक की, तो फिर एंड में आप ये 4 सवाल को रट्टा मारना, सारे केसेस को याद करना, ग्राफ्स बनाने की प्रैक्टिस करना, ये पूरा टॉपिक आपका फारिग हो जाएगा, सही है। इफ यू हैव अ चॉइस यू शुड गो फॉर प्राइस फॉल, मेरी रिकमेंडेशन ये है। इस बार ये आएगा या नहीं आएगा बेटा, अब ये तो मैं ट्रेंड देखूंगा, मैंने कुछ भी गैस पेपर नहीं बनाया है। ये पूरा टॉपिक रखता है, डिफरेंट कलर से बनाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, एक शार्पिन पेंसिल से आप काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अलग अलग कलर करने का कोई फायदा नहीं है, पेपर स्कैन होते हैं इन दी एंड सारा उसको ब्लैक ही दिखेगा। बेटा आलियाना आंसर आपके सामने है, आप ग्राफ्स को रट्टा मारो, बनाओ बार बार, प्राइस फॉल के सारे केसेस याद कर लो, राइस को ऑपोजिट कर लेना, अलग अलग याद नहीं करना है सबको।
एक टॉपिक का एक आंसर ही लिखना चाहिए, बाकी याद करने चाहिए और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं मुजम्मिल बेटा, कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की। सब पेंसिल से होगा बेटा, पूरी डायग्राम पेंसिल से, लेबलिंग भी पेंसिल से। पहले याद करो फिर लिखो। P3 की टेंशन बेटा क्यों ले रहे हो? 22 को आपका P3 है, 20 में 15 दिन का गैप है, तो 60 पेपर करा दूंगा। जी हाँ मैं कर दूंगा। ठीक है। तो ये आपका ना इन आईसी एनालिसिस की पूरी जो है ना, हमने टॉपिकल क्वेश्चंस कर लिए हैं।